दोस्तों, बैंक पेंशन और बैंक वेज रिवीजन के बारे में मैं लगातार वीडियोस डालता आ रहा हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो डाली है पेंशन के बारे में और 15,000 व्यूअर्स ने उसको देख लिया है एक ही रात में। और आज भी मैं देख रहा हूँ 28 और 29 मार्च की स्ट्राइक के बारे में। फेसबुक पर, मैंने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर देख रहा हूँ कि कुछ जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बैंकर्स के, और उन्होंने डिमांड्स में रखा है 5 डे वीक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रखा है अपडेशन ऑफ पेंशन, नंबर 3 पे रखा है लंच ब्रेक को रिस्टोर किया जाए। ये तीनों रिक्वेस्ट मेरी ही रिक्वेस्ट हैं, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की ही रिक्वेस्ट हैं UFBU को। लेकिन मैंने दूसरी रिक्वेस्ट जो अभी मैंने कल की वीडियो में करी है कि पेंशन अपडेशन शुड बी एट नंबर 1 डिमांड, शुड बी आवर फर्स्ट डिमांड इन ऑल द वेज रिवीजन्स। जो भी वेज रिवीजन की बात है, चार्टर ऑफ डिमांड में नंबर 1 पे आना चाहिए पेंशन अपडेशन, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, कल का मुद्दा नहीं है, 2 साल पुराना मुद्दा नहीं है, 4 साल पुराना मुद्दा नहीं है, 2 एग्रीमेंट पुराना मुद्दा नहीं है, ये 30 साल पुराना है। 6 वेज एग्रीमेंट बाईपार्टाइट सेटलमेंट हो चुकी हैं। तो इसके बाद 30 साल के बाद भी वी आर इन डीप स्लम्बर, गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में हम सो जाएं तो बहुत बुरी बात है। मैं आभारी हूँ UFBU लीडर्स का, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू UFBU लीडर हु एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की रिक्वेस्ट को ये माना जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी हमारे को ड्यू रिगार्ड दे रहे हैं और UFBU ने भी हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है और पेंशन अपडेशन को नंबर 1 पे रखा जा रहा है। और 28-29 मार्च की अगर स्ट्राइक कामयाब होती है या मटीरियलाइज होती है, पहले तो स्ट्राइक का ही सबसे बड़ा है, 2 दिन की स्ट्राइक कॉल दे देते हैं मार्च के महीने में, लेकिन करते नहीं हैं। झूठे एश्योरेंस के ऊपर इसको विड्रा कर लिया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट UFBU से फिर यह है कि इस स्ट्राइक को झूठे एश्योरेंस पर विड्रा ना किया जाए। जब भी अगर विड्रा करना है तो रिटन एश्योरेंस के ऊपर विड्रा किया जाए कि क्या वो हमारी प्री कंडीशंस, वेज नेगोशिएशन जो होनी है उसकी प्री कंडीशंस जो है हमारी हैं, वो उसको मान रहे हैं। अगर वो मानते हैं तो 2 दिन की स्ट्राइक वापस ली जाए। बैंक प्राइवेटाइजेशन और भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को छोड़कर जो बड़ा मुद्दा हमारे सर के ऊपर आ गया है पेंशन रिवीजन का, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी वर्ल्ड में पूरे कहीं भी ऐसी नई घटना मैंने सुनी नहीं है कि 30 साल पेंशन रिवीजन ना हुई हो। हमारे बैंक में ही, हमारे कंट्री में ही ले लो, सेंट्रल सिविल पेंशनर जो हैं उनकी पेंशन बिल्कुल वेज रिवीजन के साथ, पे कमीशन के साथ अपडेट होती है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा कंट्रोलर है, हमारा बैंक है, उनकी पेंशन रिवीजन मार्च 2019 में हो चुकी है। तो इसी तरह PSU बैंक जो है, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनकी पेंशन रिवीजन क्यों नहीं हो रही है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात एक और सामने आई है, ये फेक न्यूज़ है कि राइट न्यूज़ है, ये मेरे को नहीं पता है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन IOB इंडियन ओवरसीज़ बैंक रिटायरीज़ की जो ट्राई एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 2nd ट्राई एनुअल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें कहा है गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव IBA फॉर द पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन विल बी इन द परव्यू ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब ये सच है कि झूठ है, ये कन्फर्म्ड नहीं है। अगर ये बात उनके पास, उनके प्रेसिडेंट ने कही है तो किस बेस पे कही है ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये बात हुई है। इसकी ऑथेंटिकेशन के बीच आप जाइए, पता करिए ये कहाँ से खबर आई है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल सिविल पेंशनर्स रूल्स जो हम देखते हैं
तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है, लेकिन 85 ईयर्स का जब वो हो जाता है तो उसकी 20% पेंशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो 90 ईयर्स का हो जाता है तो 30% इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो 95 का हो जाता है तो 40% पेंशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो 100 ईयर का हो जाता है तो 50% ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा बिसाइड पेंशन अपडेशन एज पर वेज पे कमीशन रिपोर्ट्स, पे कमीशन में जब सैलरी रिवीजन होती है तो पेंशन रिवीजन होती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है। उसके बाद भी ये क्लास है सेंट्रल सिविल पेंशन रूल में, अगर 100 ईयर का कोई पेंशनर हो गया तो उसकी 50% पेंशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर दी जाती है। पर बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में तो पेंशन रिवीजन हो ही नहीं रही है। बैंक में तो हमारे पेंशनर ऊपर चले गए। 1986 के हमारे पास 3% पेंशनर बाकी बचे हैं, बाकी सब चले गए। तो ऐसे हालात में इसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? UFBU प्लीज़ टेक इट सीरियसली। हमारी प्लाइट को समझें, बैंक पेंशनर्स की प्लाइट को समझें, सोचें, विचारें। कल को आपने भी रिटायर होना है। आधे रिटायरी UFBU लीडर हैं, तो लेवी को छोड़ दो, पेंशन के ऊपर ध्यान दो। पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारे लिए सेंट्रल सिविल पेंशन रूल क्यों नहीं लागू होता है? देखिए सेक्शन 35(1) जो है बैंक कंप्लाइज पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995, 1995 का जो बैंक रेगुलेशन एक्ट है, उसकी धारा जो 35(1) है वो क्या कहती है? उसमें लिखा है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। ये लाइन लिखी हुई है उस धारा में, तो उसको ध्यान रखें। तो हमारी वेज रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन क्यों नहीं होती है, जबकि ये एडिशनल क्लास है पेंशन रेगुलेशन एक्ट में। उसके बाद रेगुलेशन 56 एक्ट क्या कहता है? इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन, सेंट्रल सिविल पेंशन रेगुलेशन में बी कंसिडर्ड एज फाइनल, मे बी टेकन एज ए रूल। सेंट्रल सिविल पेंशन रूल को देखा जाए, सेक्शन 56 जो है रेगुलेशन एक्ट की हमारे को ऑथराइज करती है। तो UFBU इस धारा को ध्यान से पढ़ें, इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ें कि क्या कह रहे हैं, सेंट्रल सिविल पेंशन रूल क्या कह रहा है। तो इसमें क्या है, RBI पेंशन रिवाइज जो है वो मार्च 2019 में हुई है और 3.63 फैक्टर पर हुई है। तो उनका क्या रूल था, उनका क्या एक्ट था, उसको भी ध्यान में रखें, कैसे उनकी पेंशन रिवीजन हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ऐसी बातें हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने 2020 में हमारे को अप्रिशिएट किया था कि बैंकर्स आपके फैमिली मेंबर हैं। जैसे फ़ौजी अपना डिफेंस में फ़ौजी अपना ध्यान रखते हैं रिटायर्ड फ़ौजी का, तो उसी तरह बैंकर्स को भी अपने रिटायर्ड बैंकर्स का ध्यान रखना चाहिए। IBA को उन्होंने एडवाइस भी किया था। दिस वाज ए एडवाइजरी रोल, दिस वाज नॉट इंस्ट्रक्शन टू IBA। तो इसलिए और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन ऑन द लाइंस ऑफ आर्मी एंड डिफेंस, तो बैंक में भी OROP लागू होनी चाहिए। तो उसके बाद इतना करने के बाद IBA ने हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया है? देखिए, पेंशन इज़ नॉट ए रेजिडुअल इशू। हमारी यूनियन गलती क्या करती है, हम बार बार देख रहे हैं कि हर बार वेज रिवीजन के लिए चार्टर ऑफ डिमांड में पेंशन अपडेशन को रखा जाता है। ये 10th एग्रीमेंट में था, 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में भी रखा था। रखते ज़रूर हैं, लेकिन करते क्या है, ये बारगेनिंग पावर बढ़ाने के लिए इस टूल को यूज़ कर लेते हैं। जब वो कहते हैं हम लोड फैक्टर 2.5 देंगे, ये 3% मांग लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, तो नहीं कहते चलो फिर पेंशन रिवीजन कर दो। हम 3% पे 2.5% पे एग्री हो जाते हैं, तुम 3% कर दो। तो ये क्या चीज़ है, इसको एज ए टूल यूज़ किया जा रहा है। पेंशन अपडेशन करवाने के लिए वो सीरियस नहीं है। इसको एक हथियार बनाकर उनके आगे रख देती हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पेंशन रिवीजन के ऊपर डट जाएंगे।
तो आईबीए को डराने धमकाने के लिए, उसके साथ बारगेनिंग पावर बढ़ाने के लिए, नेगोशिएशन को बढ़ाने के लिए, किसी तरह का आईबीए के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए ये पेंशन को एक खिलौना बनाकर रखा है। ये खिलौने वाला हथियार है। बच्चों की पिस्टल बना के उनको दिखाते हैं कि हम अगर नहीं करें तो हम ये पिस्टल दिखाएंगे आपको, हम इस पिस्टल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये खिलौना बना के पेश करते हैं। नो बारगेनिंग पॉइंट, पेंशन शुड नॉट बी ए बारगेनिंग पॉइंट इन कमिंग 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। यूआईबीयू प्लीज़ नोट कर लीजिए, इस बार इस बाईपार्टाइट सेटलमेंट में, आने वाली बाईपार्टाइट सेटलमेंट में अगर पेंशन अपडेशन को आपने खिलौना बनाया या बारगेनिंग का टूल बनाया तो बैंकर्स, रिटायर्ड बैंकर, 5 लाख रिटायरीज आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बर्दाश्त के बाहर होता जाए, एनफ इज़ एनफ। आपको पता है 1 जुलाई 2022 को बैंक रिटायरीज आमरण अनशन पर जा रहे हैं। हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, मरण व्रत जिसको कहते हैं, फास्ट अनटू डेथ के लिए जा रहे हैं। अगर किसी तरह की हुई तो यूआईबीयू के ऑफिस के आगे मरण व्रत रख दिया जाएगा। 21 लोग मरने के लिए तैयार बैठे हैं। 21 रिटायरीज आर रेडी टू डाई फॉर पेंशन अपडेशन। वो कहते हैं कि 21 लोगों की जान जाती है तो जाने दो, मगर पेंशन अपडेशन लेके रहेंगे, इस बार पेंशन अपडेशन को नहीं छोड़ेंगे। तो ये भाइयों, पहले ही पेंशन अपडेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो चुकी है, इतनी डिले हो चुकी है। तो यूआईबीयू को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आपसे बेनती करता है, निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि पेंशन अपडेशन को नंबर 1 पे लेके आएँ। पहले तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने पेंशन अपडेशन को अपने एजेंडे में रखा, स्ट्राइक के एजेंडे में रखा, तो मगर इसको नंबर 1 पे रखा जाए। दूसरी बात है लंच ब्रेक की। जो लंच ब्रेक बैंक ने हमारे से छीन ली है, अब लंच का कोई समय नहीं है। देयर इज नो लंच ब्रेक, कस्टमर कैन कम इन द लंच एंड गेट द वर्क डन। अनइंटरप्टेड कस्टमर सर्विस है 9-10 से 4। बैंक ये क्लेम करता है, बैंक कहता है लंच में शटर डाउन नहीं करना है, गेट को बंद नहीं करना है। तो लंच ब्रेक ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। तो लंच टाइम रिस्टोर करवाया जाए, ये बैंकर्स की, सर्विंग बैंकर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। तीसरा है पीटीएस का और एक्स सर्विसमैन का जो इशू है, वो आप सभी को पता है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, पीटीएस बहुत दुखी है, बहुत सालों से है। मेरे पास पीटीएस की इतनी रिक्वेस्टें आई हैं, इतने फ़ोन आए हैं, इतनी ईमेल्स आई हैं, उन बेचारों का, उनका नाम मैं ले नहीं सकता, विजय कपूर जो है, अरुण कुमार जो है, तो इन लोगों की, मिस्टर संतोष नायक जो भुवनेश्वर में बैठे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के, सभी के फ़ोन आ चुके हैं। तो आपने ध्यान रखना है, उनको भी बीच में रखना है। तो एक्स सर्विसमैन का इशू भी बहुत बड़ा चल रहा है। 28 और 29 मार्च की जो स्ट्राइक है, इसको वैसे तो 4 दिन की करना चाहिए था, 30 और 31 मार्च भी बीच में लेना चाहिए था। स्ट्राइक को मटीरियलाइज करना है और इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो तभी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तभी आईबीए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और एक धरना आईबीए के ऑफिस के सामने भी देना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार रहें। बाकी रिटायर्ड बैंकर्स, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट के बाद भी जो मेंबर लिख रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते के लिए व्रत रखने को तैयार हूं, मैं 15 दिन व्रत रखने को तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, फास्ट ऑन टू डेथ के लिए तैयार हूं, तो वो सारा कुछ लिख देते हैं, अपना मोबाइल नंबर साथ नहीं लिखते। तो बार बार मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लिख रहा है कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए, ताकि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आपको कांटेक्ट करना है। और 1 जुलाई को धरना होना है, फास्ट ऑन टू डेथ जंतर मंतर दिल्ली पर शुरू होना है। और तीसरी बात यह है कि 30 दिन पहले, फास्ट ऑन टू डेथ के 30 दिन पहले पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और पुलिस स्टेशन कंसर्न थाने को
भी रिपोर्ट करना होता है। 30 दिन पहले उस आदमी का नाम और उसकी फ़ोटो भी देनी होती है, तभी फास्ट अनटू डेथ शुरू हो सकता है, हंगर स्ट्राइक तभी शुरू हो सकती है। और ये जंतर मंतर ही जगह है। कुछ लोगों ने लिखा है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठा जाए, कुछ लोगों ने लिखा है कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर बैठ जाएं, किसी ने लिखा है कि निर्मला सीतारमण के घर के बाहर बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट ऑथोराइज्ड इन दिल्ली। पार्लियामेंट के बाहर बैठना, धरना लगाना मना है। एक ही ऑथोराइज्ड जगह है, जंतर मंतर दिल्ली, तो उसके बाहर ही बैठना है। इसलिए बार बार कमेंट्स में बार बार रिप्लाई दे रहा हूँ। लिखना मुश्किल हो जाता है, लंबे लंबे जवाब देना मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो इसलिए भाइयों सोच के, और सभी मेंबर से फिर दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी 1 जुलाई को व्रत रखना चाहता है, चाहे वो 1 हफ्ते का है, चाहे वो 2 हफ्ते का, चाहे फास्ट अनटू डेथ के लिए तैयार है, तो अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस ज़रूर लिखें। तीसरी बात यह है कि फास्ट अनटू डेथ के लिए बाकी मेंबर्स को भी मोटिवेट किया जाए, तैयार किया जाए, ताकि कम से कम 21% एक एट ए टाइम वहाँ बैठ सकें। 1, 2, 3 के साथ बात नहीं बनेगी। उसको मोटिवेट करने के लिए हफ्ते वाले व्रत वाले, 15 दिन व्रत वाले भी उसके साथ बैठेंगे, और मेडिकल टीम वहाँ बैठेगी, डॉक्टर्स वहाँ बैठे रहेंगे, आपका वेट तोलेंगे, आपका मेजरमेंट करेंगे, जो भी उन्होंने ब्लड चेक करना है, जो भी उन्होंने चेकिंग करनी है वो करते रहेंगे रेगुलर 3-3 घंटे के बाद। तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए लोग तैयार हैं, तो फाइनेंशियल जो खर्चा होगा वो हमारे को मिलने वाला है, तैयारी है, सारे मेंबरों ने लिख दिया है, तो उसकी बात नहीं है। सबसे पहले मोटिवेट करना है कि हमारे पास कम से कम 21 मेंबर्स तैयार हो जाएं फास्ट अनटू डेथ के लिए। तो सभी दोस्तों से मेरी निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी बैंकर, सभी रिटायरी, सभी सर्विंग बैंकर, सभी यूनियन लीडर्स के पास, पब्लिक के पास भी ये पहुंच जाए, लोगों को पता चल जाए कि बैंक रिटायरीज, बैंक एम्प्लॉइज़ कितने नाराज़ हैं, कितने दुखी हैं, ताकि लोग हमारी मदद के लिए आ सकें, NGOs हमारी मदद के लिए आ सकें, सरकार हमारी मदद के लिए आ सके, और हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। किसी कुर्बानी की ज़रूरत ना पड़े, कुर्बानी दिए बिना ही भूख हड़ताल के तीसरे, चौथे, 5वें दिन ही हमारी मांगें मान ली जाएं, और हमारी जो वेज रिवीजन है वो 1 नवंबर 2022 से लागू हो जाए, और तो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाए। एरियर ना बने, लेवी ना देनी पड़े, किसी तरह का हमारा फाइनेंशियल लॉस ना हो, और बैंक रिटायरीज़ की पेंशन जो 30 साल से पेंडिंग पड़ी है वो भी हो जाए। तो मुझे आशा है कि मेरी सारी रिक्वेस्ट जो हैं उसको मानोगे, और UFBU लीडर्स जो है मेरी जो वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसको मानोगे, और अपने कमेंट्स में अपना रैंक भी, यूनियन की कौन सी पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं वो लिखें। मुझे ईमेल्स में सारी ईमेल लीडर्स ना डालें, क्योंकि UFBU के लीडर ईमेल डालते जा रहे हैं, वो कमेंट्स में लिखें, ताकि पब्लिक को भी पता चले, बाकी बैंकर्स को भी पता चले कि आप UFBU लीडर हैं। UFBU जिंदाबाद लिखने से बात नहीं बनती है, क्योंकि बीच में UFBU जिंदाबाद लिखते जा रहे हैं। वो अपना रैंक डेजिग्नेशन लिखे कि आप रीजनल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, कौन सी पोस्ट पर हैं, वर्कर हैं तो भी कोई बात नहीं, आप लिखें UFBU वर्कर हूँ। तो कमेंट्स में साथ लिखते जाएं कि मेरे क्या पोस्ट है, मैं यूनियन में हूँ, UFBU में हूँ, मैं किस यूनियन का मेंबर हूँ, कौन से बैंक में हूँ। तो सारी डिटेल आप इसमें ऐड करते जाएं, ताकि हमने तैयारी करनी है 1 जुलाई की। रिटायरीज ग्रुप तैयार हो चुके हैं, रिटायरीज ग्रुप सिंगल माइंड हो चुके हैं, और एक ही ग्रुप में इकट्ठे होने वाले हैं। और ये कार्रवाई अगर कामयाब हो गई तो 1 जुलाई को तो टाइमली वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों हो जाएंगी। अगर सारे ग्रुप इकट्ठे ना हो सके तो हमारा सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए सारे सभी ने डट कर तैयारी करनी है। सभी के योगदान से ही काम चलेगा। एक अरोड़ा सॉल्यूशन के बोलने से काम नहीं चलेगा। अरोड़ा सॉल्यूशन के पास हज़ारों टॉपिक हैं बैंकिंग के, जिसके ऊपर वो वीडियो बना सकता है, लेकिन मैं सभी टॉपिक्स को छोड़कर बैंक फ्रॉड का टॉपिक, बैंक लोन स्कीम्स, बैंक डिपॉजिट स्कीम्स, बैंक में रोज़ कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, किसी के साथ कस्टमर मिसबिहेव, उसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन सभी टॉपिक्स को छोड़कर मैं वीडियो आपके राइट्स के ऊपर दे रहा हूँ। बैंक एम्प्लॉइज़ के साथ जो धक्का हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ,
और मुझे आशा तभी है, मेरा वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि 5 लाख रिटायरीज़ के पास तो पहुंच जाए। 10,000 15,000 व्यूज़ आते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि रिटायरीज़ के पास पहुंची ही नहीं है। सर्विंग बैंकर 10 लाख है, उनके पास पहुंचती ही नहीं है, पहुंच जाती है तो आगे वो शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए भाइयों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।